एट द सेम टाइम ये सारी चीजों को समझना और ये सारी चीजों को कन्वे कर पाना एग्जैक्टली कि हाँ, और आई थिंक यही अच्छे पोएट की शायद खूबी होती है कि मतलब वो समझ मतलब वो सक्सेसफुली कन्वे कर पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे अ, जैसे जॉन एलिया ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि मतलब क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। वाह, क्या बात है। जॉन मतलब ओलिया का नाम लिया तुमने तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, बस मुझे भी 4 लाइन वो पढ़ने दो उनकी। मुझे वो आदमी इसलिए इतना ज्यादा पसंद है, जो हम लोग अक्सर ऑनलाइन हम कोट्स पढ़ते हैं, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। सैयद वो सिद्दे आदमी के अंदर असगर वो चीज नकवी, उनका असली एग्जैक्टली नाम था वो सैयद सिद्दे असगर नकवी। गजब। वो उस आदमी ने जो जिंदगी देखी है और उसके बाद आया है, और उसके बाद आने पर भी मतलब क्या बात बोली उसने। बोला था मुशायरे में, एक दुबई में मेरे ख्याल से हुआ था, उनका वीडियो देखा मैंने। उन्होंने बोला कि क्या तकते रहते हो आसमान की तरफ, कोई रहता है आसमान में क्या? क्या तकते रहते हो आसमान की तरफ, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? एक ही उन्होंने एक्चुअली शख्स बोला था था जहान काहे में। नहीं मिलता। हाँ, ये एग्जैक्टली ये मुझे सुकून काहे नहीं मिलता, एक ही शख्स था पूरे जहान में क्या। पूरे क्या जहान में बात क्या है, क्या बात है। क्या बात है। आप ये देखिए, आप ये मत सवाल कीजिए कि ठीक है आप किसी को याद कर रहे हैं, इतना बिल्कुल। लिखने की क्या जरूरत है। आप देखिए किस कदर वो आदमी याद कर। आगे तो आशीष, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर तुम किसी स्पेशल शायर का नाम लेना चाहोगे, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे। और एक रिक्वेस्ट बस इतनी है कि हम ऐसे बातें करेंगे कि सामने वाले को समझ में आए, उसको ऐसा ना लगे कि कोई बहुत बड़े लोग बैठे हैं या जो बहुत ज्यादा किताबों को लेकर उनकी लिखी लिखाई बातों को पढ़ रहे हैं। हम ठीक है, तो बताओ बिल्कुल। किसके बारे में बताना चाहोगे। एक ही आदमी है मेरे ख्याल से, अगर नज्मों की बातें करें और अगर शायरी की बातें करें और अगर कविताओं की बातें करें, तो केवल एक ही शख्स आता है मेरे जहन में, और उनका मतलब I think that one poet that has inspired me the most and probably gave me an idea that no topic is too difficult to write about. I mean, of course, difficult, but he has been able to put things so beautifully and easily that it seems effortless. I mean, when he writes, it's also effortless, it's so seamless, it seems so natural that you do हम्म, not even feel that the whole emotion in picture is so complex to talk about. His या name is Faiz Ahmed Faiz. फैज अहमद मार्क्सिस्ट फैज। आइडियोलॉजी के थे, एजुकेटेड फैमिली से आते थे, और मतलब काफ़ी एजुकेटेड फैमिली में जन्म भी हुआ था उनका। परवरिश भी लिटरेचर के अराउंड हुई उनकी, और उनके वालिद थे वो भी काफ़ी राइटर से टच में रहते थे। मोहम्मद इकबाल का उनसे काफ़ी टच रहता था। तो आई मीन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ही वाज वेल versed and well involved with the whatever the literary developments that were happening in his own sphere and around the world. I feel a हम्म, connection with Faiz Ahmed Faiz, which I really don't know what it is, because obviously we share a different in timelines. Okay, he died quite some time back. काफी पहले उनकी मौत हो गई थी, और उनके जो मेजोरिटी ऑफ द वर्क्स हैं वो 1970s और uh, 80s के। 1980s के और 1970s के अराउंड है। और मतलब उसके बाद भी जो कनेक्शन देते हैं वो, और उसके बाद भी जो मतलब जो चीजें मतलब जो बातें वो कह के चले गए हैं, जो बातें वो बोल के चले गए हैं, मेरे ख्याल से वो मतलब वो पढ़ने के काबिल हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है फैज अहमद फैज को, मेरे ख्याल से उनकी अगर आप देखें, उनकी मौत हो गई थी 1984 में, तो आप ये पाएंगे कि 1984 में मरने से पहले वो 1920 सॉरी 2020s के इमोशंस के बारे में लिख करके गए हैं वो। तो आप ये जैसे सोचिए कि कौन सी बात। ही वाज अ पोएट वे हेड ऑफ इट्स टाइम, वे हेड ऑफ हिज टाइम। जैसे उन्होंने एक कविता लिखी थी, सॉरी नज्म लिखी थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त। बेसिकली मेरे हमदम। जिस तरह से मैं इस पोएम को देखता हूँ, इट इज बेसिकली रिटन अबाउट the mental illness of his lover, the mental illness of Faiz Ahmed Faiz's lover, and basically वो उनको बताना चाह रहे हैं कि आपकी मतलब तुम्हारी जो भी परेशानी है, मैं ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दूंगा, शायद मतलब 2 मिनट की है, मैं पढ़ना चाहूंगा इसे। हाँ हाँ बताओ। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर इज अगर, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरे आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई
दिलजोई इज एनकरेजमेंट अगेन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे, हर्फ तसल्ली इज नथिंग बट वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन, वर्ड्स ऑफ मतलब जैसे आप किसी को कोई बात कह करके तसल्ली की बातें। तसल्ली की बात नहीं देते कि नहीं चल सब ठीक हो जाएगा। गर मेरा हाँ, हाँ। हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे, जी उठे तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, बेनूर इज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लाइट और मतलब बेसिकली डार्क हुँ, प्लेस, हुँ, तेरी पेशानी से ढल जाएं ये तजलील के दाग, मतलब पेशानी इज अगेन माथा, तेरी पेशानी से ढल जाएं ये तजलील के ये दाग, तज़लील के तजलील इज दाग। ह्यूमिलिएशन। आप ये हुँ, लाइन सुनिए, तेरी पेशानी से तेरे माथे से ढल जाएं ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाएं, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाएं मतलब स्वस्थ हो जाएं, गर हुँ, मुझे इसका यकी हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, हमदम मेरे दोस्त। रोजो शब शामो सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हल्के श्री, आबशारों के बहारों के चमनजारों के गीत, आमदे सुबह के महताब के सैयारों के गीत, तुझसे मैं हुस्न मोहब्बत की हिकायत कहूं। Again, husn mohabbat is beauty and love, and hikayat is anecdotes as in the way a short amusing or an interesting story, मतलब हुँ, हुँ, जो छोटी सी कहानी होती है, तुझसे मैं हुस्न मोहब्बत की हिकायत कहूँ, तुझसे मैं छोटी सी कहानी कहूँ प्यार और खूबसूरती के बारे में, कैसे मगरूर हुँ। हसीनाओं के बर्फाब से जिस्म, मगरूर इज इन्वॉल्व्ड, इनवाइसेज्ड या फिर प्राउड और एरोगेंट। बर्फ़ाफ़ मीन? Barfab is slush. The literal meaning of barfab is slush, but फ्लैश। पार्शली मेल्टेड आइस जो मतलब जैसे बर्फ आप रख देते हैं जब तो वो थोड़ी देर आप रख देते हैं तो आधी पिघली और आधी जमी हुई होती है ना, तो हाँ, उसे हाँ। बोलते हैं स्लश, उसी को बोलते हैं बर्फाब। कैसे मगरूर हसीनाओं के बर्फाब से जिस्म, कि मतलब जो बहुत एरोगेंट हसीना, मतलब हसीना एज इन की मतलब बहुत एरोगेंट या फिर बहुत ही गुस्सैल हुस्न, मतलब हुस्न वाली एरोगेंट, लड़कियां जो बहुत एग्ज़ैक्टली। एरोगेंट होती हैं, उनके जो बर्फाब से जिस्म होते हैं गर्म हाथों हुँ, की हरारत में पिघल जाते हैं। क्या बात है। कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नुकूस, मानूस नुकूस इस हिला हुआ घबराहट हो, जिसकी घबराहट दूर हो गई हो, मोहब्बत करने वाला, कैसे एक हुँ, हुँ। चेहरे के ठहरे हुए मानूस नुकूस मानूस नुकूस। देखते देखते यखलख्त बदल जाते हैं। किस तरह आरिज़ महबूब का शफ़ाफ बिलोर, शफ़ाफ इज ट्रांसपेरेंट एंड आरिज़ हुँ, महबूब इज अगेन द साइड ऑफ द फेस, मतलब एक मतलब जो गाल जिसे कहते हैं ना, मतलब हाँ। महबूब के गाल बहुत अगर लिटरल टर्म्स में बोलें, किस तरह आरिज़ महबूब का शफ़ाफ मतलब ट्रांसपेरेंट बिलोर यक बयक बादाए अहमर से दहक जाता है। बहक जाता है। कैसे गुलची के लिए झुकती हैं खुद शाखे गुलाब, किस तरह रात का एवान महक जाता है। एवान इज अगेन चैम्बर और एक रूम, किस तरह रात का एवान महक जाता है। हुँ, यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं बैठा रहूं तेरी खातिर, तेरे खातिर। पर मेरे गीत तेरे दुख का मुदावा तो नहीं, नगमा जर्राह नहीं मुनिसो गमखार सही। मुनिसो गमखार इज अगेन कंपेनियन ऑफ ग्रीफ, कंपा मतलब जो आपका दुख में साथी होता है। नगमा जर्राह नहीं मुनिसो गमखार सही, मुनिसो गमखार सही। आप सोचिए कि मतलब क्या क्या वो कह रहे हैं कि नगमा जर्राह नहीं मुनिसो गमखार सही, गमख्वार गीत सही, नश्तर तो नहीं मरहमे आजार सही। मरहमे आज़ार सही। आजार इज अगेन क्योर, क्योर एज इन की मतलब इलाज उसका। गीत नश्तर हाँ, तो नहीं, मतलब ये जो गाना है वो बारीक तो इलाज तो नहीं नहीं है, करेगा। बारीक तो नहीं, और मतलब चलो ठीक है कि मतलब एक ग्रीफ ही सही, ठीक है। हुँ, तेरे आजार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और इस शफ़ाक बसीहा किसी कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी जी रूह के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। तेरे सिवा। आप ये बहुत सोचिए बढ़िया। कि मतलब किस जमाने में ये पोएम लिखी जा रही है। मेरे ख्याल से 1970 में लिखी गई थी ये कविता, और उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में लिख पाना, समझ पाना, और इस कॉम्प्लेक्स इमोशन को एड्रेस कर पाना, मेरे हिसाब से बहुत हुँ, बड़ी बात है। और आप सुनने वालों को ये समझना चाहिए, ये रोमांटिसिज्म ही है। बिल्कुल है। जो लोग बिल्कुल एक आदमी अपनी
अपनी बेगम के लिए, अपनी वाइफ, अपनी लव ऑफ हिज लाइफ के लिए अपनी क्या क्या बातें लिख रहा है कि मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ, और वो ही इज डूइंग द बेस्ट ऑफ हिम। वो बोल रहा है कि ये काम तुम ही कर सकती हो, बिल्कुल। बस ही इज डूइंग हिज पार्ट। हम्म, और ही रिग्रेट्स इट कि वो जो उसने जो लिखा है, कितना भी बारीक लिखा है, वो उसका क्योर तो नहीं हो सकता। ठीक है, एट द सेम टाइम ही इज कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग हर। मुझे बिल्कुल। ये बात बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। और जिस तरीके से तुमने इसको पढ़ा है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो मुझे याद है मैम, तुमसे मिला था होली के कुछ पहले, और तुमने मुझे पढ़ के सुनाई थी। और अभी 1 महीना हुआ होगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन हुआ होगा, और मैं आई थिंक करीबन 10वीं बार तुमसे ये नज्म सुन रहा हूँ, सेम। और मुझे याद है कि तुमने मुझे एक वीडियो भी भेजा था इसका। हाँ, करेक्ट। और मैं उस समय रास्ते में चल रहा था, ऑफिस से लौट रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, बट आई वॉज mesmerized this because the way you were reciting it and because of your voice. So आशीष, kudos to you, बहुत प्यारा पढ़ा तुमने। अब मैं बताना चाहूंगा कि अपने कुछ शेर के बारे में, शायरों के बारे में। हाँ हाँ, तुम मेरे बताओ लिखे कि हुए नहीं, दूसरे। तुम्हारे फेवरेट ऑथर कौन है, और मतलब किस तरह से तुम्हारा पूरा तारुफ हुआ पोएट्री से। हाँ, तारुफ वाला तो मैंने बात तुम्हें बताई कि नहीं, कैसे तारीफ किस ऐसे तरीके इनकी से मैं, मतलब देखो, तारुफ दो तरीके के होते हैं, एक बार जहाँ पे हम शुरू करते हैं और एक बार जहाँ से हम समझना शुरू करते हैं। जहाँ हम गहराइयों में जाते हैं। जहाँ हम बिल्कुल। गहराइयों में जाते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है एक्चुअली मेरे साथ ना क्रोनोलॉजी काफी ऊपर नीचे रही है। हम्म। तुमने जब मैंने तुमसे सवाल किया था कि तुम्हारा हालचाल कैसे बढ़ा इसके आगे कविताओं के साथ, हम्म। तुमने बताया मैंने पढ़ना ऐसे शुरू किया। हम्म। तुम्हारा जो पहला वर्ब था वो पढ़ना था, हम्म। मेरा हमेशा पहला वर्ब लिखना आया। हम्म। मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं उस समय एक स्कूल में पढ़ रहा था और इंग्लिश पोएट्री पढ़ने की काफी कोशिश कर रहा था। मुझे याद है आज भी, एनसीईआरटी की एक कोर्स एक की पोयम थी, ओड टू द विंड ऐसे करके। शायद रॉबर्ट रॉबर्ट फर्स्ट की है, किसकी, आई रियली डोंट नो, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग समवन। बट हम्म। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको समझने की, बिकॉज आई वाज टोल्ड इट्स अ क्लासिक। मुझे नहीं समझ में आया, बट उससे एक लर्निंग थी मेरी जो आज तक चलती है, वो कि मैंने उस पोएट्री में जाकर 11th में जाकर, इतना देर में जाकर राइमिंग स्कीम को समझा कि बिल्कुल। व्हाट इज राइमिंग स्कीम। तो मुझे एक बेसिक चीज आ गई, और मैंने 8th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो मेरे पास थोड़ी बहुत वोकैब थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जो कविताओं को, जो गानों को मैं सुनता था, उनसे मेरी वोकैब इनहेंस होती गई। मैंने लिख पहले लिया, पढ़ा बहुत बाद में। जो तुमने बोला दूसरा तारुफ कैसे हुआ, मेरा दूसरा तारुफ कॉलेज के अंत आते आते हुआ, जब मैं जैसे जॉन कॉलेज एलिया में बोलते हैं बाकी, कि मेरा तीसरा ज़हूर दुबई में हुआ। तीसरा जरूर दुबई में हुआ, बिल्कुल। तो वैसा ही कुछ हुआ जब मैंने अपने कॉलेज में चैनिका संघ नाम का एक हिंदी लिटरेरी क्लब है, वहां पे एक सोसाइटी है, और मैं वहां का सेक्रेटरी था। तो कितना भी इंसान हम्बल बनने की कोशिश करे, अगर उसको कोशिश करनी पड़ी तो पूरी तरीके से तो हम्बल नहीं है। आई बिल्कुल। वॉज वन ऑफ देम। तो थोड़ा सा मन में ऐब जरूर था कि मैं लिखता ठीक हूँ, मैं ब्लॉग लिखता हूँ जो कॉलेज में ज्यादा लोग नहीं करते, एट द सेम टाइम आई हैव बीन इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी। तो जब इलेक्टेड वर्ड यूज करते हो ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ पावर आता है, जिससे ऐब आ जाता है। वो ऐब मेरा दिन ब दिन टूटना शुरू हुआ वहां पर, जब मैं रेगुलर मीटिंग्स में दूसरे बच्चों को सुनना शुरू किया बिल्कुल। वहां पर। और ये वो बच्चे मेरे बहुत जैसे ही, ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरे ख्याल से। और मेरी वहां पे रेगुलर मीटिंग्स होती थी, और मेरा रोज वो ऐप थोड़ा थोड़ा करके टूटना शुरू हुआ, जब हम रोज की मीटिंग्स में मैं अपने से भी छोटे बच्चों को, और मैं बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ, लिखते मुझसे बहुत अच्छा थे, उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा था, जब मैंने उनको पढ़ा, जब बात बात पे आपके रोंगटे खड़े हो रहे हो, बात बात पे, हर तरीके के रस पे, हर तरीके के छंद पे, कुछ बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही लेकिन उनके लहजे से आपके रोंगटे खड़े हो रहे हो, मुझे लगा भाई मैंने गलती कर दी। मुझे और छोड़ो, मैंने तुम्हें ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैंने सबसे पहले किताब किसी भी फेमस शायर की या कवि की नहीं उठाई थी। मैंने सबसे पहले ब्लॉग्स उठाए थे उन्हीं मेंबर्स के, सोसाइटी के, जो मेरे से जूनियर्स थे। एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, पता नहीं ये मुझे सुनने के बाद ताली क्यों बजा दिया था। तो लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे लोगों की बात करने वाला हूँ, जो खुद में भी बहुत महान लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। और ये बातों को मैं इसलिए, इन दो शायरों को मैं यहाँ पे इसलिए उनका जिक्र करने वाला हूँ कि जैसे लोगों का एक चीज का कहना है कि दुखी आदमी कविताएं लिखता है, ठीक, तो मोर और लेस डिबेटेबल है। आई वुड काइंड ऑफ एग्री कि खुशी के पल में आप खुश होते हो, आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। मोस्टली लोग इसलिए लिखते हैं कि उनको कागज का सहारा मिल जाता है, वो कागज, वो कैनवस उनको जज नहीं करता है, तो उनको लगता है ये मेरा हमदम है, मेरा दोस्त है। तो वो इसलिए दुख के समय में किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं कि अपनी बात को किसी तरीके से चित्र में, किसी तरीके की कविता में ढाल सकें। तो दो अलग अलग लोग हैं मेरे सामने
जिनका नाम लिखा है मेरे सामने। एक है बहादुर शाह जफर, आप लोग इनका नाम बहुत पहले भी सुन चुके हैं, लास्ट मुगल एम्परर थे। और इनका पूरा नाम था सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। और इनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी डिलेमा रही है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस समय में कहा जाता था, गुजर गए हैं वो, उनके बारे में कहा जाता था कि एक्चुअल में वो कवि ही थे। ऐसा नहीं उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के पद से और अपनी सेवाओं करने में उन्होंने कोई झिझक छोड़ दी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनको कहा जाता है, जब उनको सुना जाता था, असल में वो आदमी कवि ही था। बहादुर शाह जफर के मामले में उस आदमी को पता था वो कवि है और उसको अपनी ड्यूटीज नहीं करनी थी। हायरार्की की एक बात होती है, और वो एम्परर बन गए और उनकी पूरी जिंदगी इसी में निकल गई। ही वाज नॉट अ टेम्परामेंटल एम्परर, और ही ऑलवेज वांटेड टू बी पोएट। उन्होंने 4 वॉल्यूम लिख दिया कविताओं का, गजलों का। तो जब उनकी कुछ बातें जैसे करो, एक आदमी आप इमेजिन कीजिए, मतलब मैं थोड़े मजाकिया तरीके से बोलूं तो मुझे पता नहीं कि जब भी मैं बहादुर शाह जफर का नाम लेता हूँ तो मुझे एक बुजुर्ग आदमी जिसकी बड़ी सी दाढ़ी हो, सर पर एक क्राउन हो, एक ऐसा शक्ल आनी चाहिए। बट पता नहीं क्यों, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग, मुझे पता नहीं क्यों राहुल गांधी की शक्ल आती है। क्योंकि रिसेंट टाइम में इनकी कहानी मुझे सिमिलर लगती है कि इनके ऊपर एक चीज थोप दी गई है। तो आप देखिए इस बात को कि कितने प्यारी तरीके से इन्होंने लिख के गए हैं बहादुर शाह जफर साहब। उम्र दराज मानी लंबी उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। देखिए एक एम्परर, एक राजा अपने आप को बदनसीब बोल रहा है खुद। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। कुएं यार यानी प्रेमिका की गली में। बिल्कुल। उन्होंने ऐसी ही कुछ और बातें भी कही थी। ऐसे जो लोग होते हैं जो बड़ी गद्दी पे बैठे होते हैं, उनके आजू बाजू काफी हामी भरने वाली जनता होती है हमेशा। लेकिन जब आप एक डायमेंशन को टच कर जाते हैं तो आपको पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, फिर फर्क नहीं पड़ता, आपको उसकी हामी पे भी बुरा फील नहीं होता है कुछ खास, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ से जाने के बाद कुछ लिखने वाले हैं। तो बहादुर शाह जफर ने कुछ और 4 लाइनें लिखी थी, उनका पढ़ता हूँ मैं। न किसी की आंख का नूर हूँ, नूर का मतलब सोर्स ऑफ लाइट, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। मुश्त गुबार यानी मुट्ठी भर की खाक, खाक किसी के काम नहीं आती है। इसी तरीके से तो ये आदमी देखिए ना, ये आदमी कवि बन पाया ना, ये आदमी राजा बन पाया। आखिरी मुगल एम्पायर था, इन्हीं के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो इस आदमी की बस, मैं ये नहीं बोल रहा उसको पढ़ के मैं दुखी हो रहा हूँ, लेकिन इनकी जो बात है बहुत आसानी से मैं समझ गया। आपको मैंने सिर्फ 4 करके 8 पंक्तियां उनकी सुनाई और आप उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान गए। ये ब्यूटी होती है इसकी। बिल्कुल। अभी दूसरा मेरे पास जो शायर है, उनका नाम ही लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको गालिब नाम से जाना जाता है। पूरा नाम उनका रहा है असादुल्लाह खान गालिब। अब गालिब के बारे में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, ऑफ कोर्स शेर उनके हैं, बहुत खूब हैं। शेर के साथ मेरे साथ, उनके शेर और मेरे बीच में समस्या ये है कि मेरा दिमाग अभी वहां तक पहुंचा नहीं है कि मैं उसको सुन के समझ भी लूं। तो मैं ताली क्या ही बजाऊं। 10 शेर में आज इतना भी पढ़ लूं मैं, मुझे 2 शेर हैं जो मुझे लगता है कि मैं समझ पाया हूँ। और कभी भी डर लगा रहता है कोई आदमी आके बोलेगा कि इसका तो ये मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत गहरी बात है। करेक्ट। तो गालिब के बारे में मुझे बहुत खूब बात लगती है। अभी हमने जफर साहब के बारे में बात किया, और वो एम्परर थे, वो बादशाह थे अपने जमाने के। यही गालिब जिस हवेली में रहते थे, आज एक किराए के टूटे फूटे मकान को उससे बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। उस आदमी ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, उसने अपना परिवार हार दिया। वो कई बार जेल गए, उनकी मौत बहुत बुरी तरीके से हुई, एकदम खालीपन में। मेरे ख्याल से 1869 में मेरे ख्याल से उनकी डेथ हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो लेकिन आप एक आदमी को ऐसे इमेजिन कीजिए, वो आदमी मुशायरों में बस इस वजह से जाता था, और उस आदमी को बहुत खूबिया ये बात पता थी कि वो भी अपने समय से बहुत आगे, जैसे कि आपने इनके बारे में बात की थी, फैज के बारे में, इनको भी बहुत खूबी से पता था कि अपने समय के बहुत आगे हैं। और इसी वजह से ये लुट भी जाएंगे, और लेकिन इन्होंने अपनी कलम को नीचे नहीं गिराया कि मैं दूसरों को एंटरटेन, इम्प्रेस करने के लिए, अपने जुए के लिए और पैसा लाने के लिए मैं उस चीज को लिख दूं जो जिससे मुझे पैसे आ जाएं। वो उनको कबूल नहीं था। और एक छोटा सा आदमी, आप उस जमाने में देखिए, वो आदमी छोटा ही था,
जिस आदमी के बिल्कुल। पास धन दौलत परिवार कुछ ना हो, जो बात बात पे जुए हार के जेल जा रहा हो, हाँ, उस आदमी ने अपने बारे में ये लिखा। उसका ऐब देखिए, उसका एरोगेंसी देखिए। मुझे छोटे से आदमी की एरोगेंसी देखिए कि मत कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मेरे बारे में मत पूछ कि मैं तेरे सामने कैसा बिहेव कर रहा हूँ। करेक्ट। आप हमारे तरीके सुनिए, आप उस आदमी के बच्चे के बारे में सोचिए जो 14 साल की उम्र का है और स्कूल में किसी लड़की को पसंद करता है और महीनों से उसके लिए सज धज के आ रहा है, अपनी कॉपी की कवर तक वो अच्छी चढ़ा रहा है, ये सोच के कि शायद इस वजह से वो इम्प्रेस हो जाए, उसके हाथ पसीज उठते हैं किसी लड़की के सामने आने पर। वो इतना एरोगेंट है आदमी, लेकिन इतने प्यारी तरीके से इसने बात लिखी है कि मेरे हाल मत पूछो कि मैं तुम्हारे सामने कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। बिल्कुल। मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ, मैं कैसा भी हूँ, मुझे मालूम हाँ। है मैं कितनी बड़ी हस्ती हूँ। और हुँ। टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, ये एरोगेंस नहीं है, इट्स टेकिंग प्राइड इन योरसेल्फ। एरोगेंस शायद उस जमाने में आप कह सकते होंगे इसको, जो बिल्कुल, आदमी उनको अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, आप बिल्कुल, तब उनको बोल सकते हैं। बिल्कुल। अब आप यही बात देखिए, दूसरी एक चीज उनकी मुझे और बहुत अच्छी लगती है, ये कभी भी किसी को पर्सोनिफाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पे ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, किसी को भी मेटाफोरिकल ढंग से इन्होंने कभी भी उंगली नहीं उठाई कि किसी आदमी के बारे में लिख रहे हैं लेकिन उसका नाम नहीं लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है अपनी जिंदगी के बारे में। ऑफ कोर्स इनकी कहानी आप जानेंगे, कहानी इनकी दुखों से भरी थी और उनको पता था इनका नाम आगे बहुत होने वाला है। तो जिसके कहानी से दुखी भरी पड़ी कहानी है उनकी, उसने किसी पे इल्जाम नहीं डाला। उसने ये लिखा, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर आए ना क्यों। संगो खिश्त का मतलब है ईंट या पत्थर, मतलब इमोशंस तो आएंगे लेकिन एक ही इमोशन की बात किया उन्होंने, दर्द की। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। क्या बात है! रोएंगे हम हजार बार, रोएँगे हम, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कोई हमें तुम्हारे सताए सताएगी। क्या बिना ही बात हम है! रुकेंगे, क्योंकि जिंदगी तो रुलाने ही वाली है। दैर नहीं हरम क्या नहीं, बात है! दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं। हुँ। इसका मतलब देयर इज नो होम, नो हर्ट, नो टेम्पल एंड नो मास्क। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पर हम, कोई हमें उठाए क्यों। आखिरी की दो पंक्तियां, कैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। इसका मतलब है कि दिस लाइफ इज इटसेल्फ अ बॉन्डेज टू सॉरो। जो लाइफ सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि डेथ को दिया जाता है, उन्होंने लाइफ को ही एक लाइफ सेंटेंस बोला है। ये जो सौरों के साथ जुड़ा हुआ है, ये जिंदगी हम दर्द को बांटने आए हैं, दर्द को जीने आए हैं। कैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। क्या मौत से बात पहले बोली है। आदमी गम से नजात पाए गम से क्यों? नजात पाए बताइए। क्यों, मतलब वो आदमी बोल रहा है गम तो जीने क्यों? आए हैं यहाँ पर। क्या तो क्या है, गम चला जाएगा मुझे लगता है आदमी बेचैन हो जाता होगा। बिल्कुल। और ये बात इन्होंने क्वेश्चंस की तरीके से पूछी है। हुँ, मजा आ जाता है इनको पढ़ के, मुझे जो चीजें हुँ, इनकी समझ में आती है मुझे। हुँ। तो बस, तो अपना तो यही है कि देखते हैं इनको पढ़ पढ़ के, कि यही अपना प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ मैंने कि कुछ इस हद तक की पढ़ लिया जाए कि इनको समझ जाया जाए। तो बस आशीष, और कुछ है आप तुम्हारे पास मेरे बोलने ख्याल को, से आज जो के इसके आज के बाद लिए बहुत क्वेश्चन? ज़्यादा ज्ञान हो गया है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है हमने प्रोसेस करने के लिए। मतलब बेसिकली ज्ञान तो नहीं देना चाह रहे थे, केवल अपने बारे में बात करना चाह रहे थे, बट लेकिन वही है कि जब बात शुरू होती है तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी वाला मामला हो वो तो जाता लग है। जाएगी। दूर तलक बिल्कुल। जाएगी वाला मामला हो जाता है। तो तो मेरे ख्याल आप से सबसे जो भी सुने हो, जो भी इसको सुने हो, वो बताइएगा इसमें क्या अच्छा लगा क्या क्या बुरा और लगा। गलतियाँ भी बताइएगा कि अगर किसी चीज़ को मिसकोट कर दिया हो या फिर किसी चीज़ का बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन गलत हो। कोई बहुत बड़ी गलती हो, कोई बहुत बड़ी गलती है जिस पे आपको गालियों देने का मन कर रहा हो, तो मैं आशीष को टैग कर दूंगा वीडियो में, आप उसके पर्सनल लिंक पे जाइए और प्लीज बताइए, वो मुझे कन्वे कर देगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कुछ और हो जो आप अगली बार सुनना चाह रहे हो, बिल्कुल। सिमिलर टॉपिक पे अलग, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि अगला पॉडकास्ट होगा कि नहीं होगा, तो किस टॉपिक पे होगा। और इट्स जस्ट ये समथिंग सब हम लोग कल क्वारंटाइन बात इफेक्ट्स हैं। करते ये हैं। सब क्वारंटाइन इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल, सब क्वारंटीन इफेक्ट्स है। सो कुछ और इंटरेस्ट हो, कुछ और आपका सजेशन हो, प्लीज बताइएगा। चलिए, ठीक बाय, है फिर। टेक केयर। ख्याल रखिए। मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है कि पॉडकास्ट एंड कैसे किया जाता है, तो मतलब वही है, शुभ रात्रि शब्बा खैर। पता नहीं आप किस वक्त पे सुन रहे हैं, तो हम तो अभी 11:27 पे रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, तो फिर हम तो यही कह सकते हैं, शुभ रात्रि शब्बा खैर। बाकी ख्याल रखिए। और बस 33 मिनट में मदर्स डे है, जस्ट इन केस। ओह बाय द वे, आप ये चीज को बाद मदर्स डे के बाद में सुनेंगे। नो बिल्कुल, वरीज। बिल्कुल। यू नेवर हर्ड ऑफ इट। यू टेक नेवर केयर, हेard of स्टे it. सेफ, बाय बाय। बाय बाय।